SYBA के आपके पाठ्यक्रम में S2 यानी स्पेशल पेपर 2 में आपको एक उपन्यास पढ़ना है। उपन्यास का शीर्षक है एक पत्नी के नोट्स और उपन्यासकार हैं ममता कालिया। ममता कालिया महिला उपन्यासकार हैं और आपका लेखन विशेष लेखन रहा है। ये आधुनिक जीवन की जटिलता और जंजाल से प्रेरित होकर लेखन करती रही हैं। ममता जी ने उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। इनका साहित्य विशेष साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले हम लेखिका से परिचित हों। लेखिका का परिचय मैं आपको देती हूँ। ममता कालिया का जन्म 2 नवंबर 1940 को हुआ है। इनकी माता का नाम इंदुमती रहा है और पिता का नाम विद्याभूषण अग्रवाल रहा है। इन पर अपने पिता का काफ़ी प्रभाव रहा है। इनके पिता को साहित्य में रुचि थी। साहित्य लेखन इनके पिता करते थे। रेडियो मुंबई स्टेशन पर ये असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्य करते रहे हैं। ममता जी की स्कूली शिक्षा दीक्षा गाज़ियाबाद में हुई है। BA 1960 में उन्होंने वहीं से किया, इंदौर से किया है, और MA दिल्ली से ये उत्तीर्ण हुई है। या MA की उपाधि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। जैसे ही MA की उपाधि प्राप्त की, इन्हें नौकरी प्राप्त हुई दौलत राम कॉलेज दिल्ली में। उसके पश्चात SNDT मुंबई में भी ये कार्यरत रहीं। महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज में 1973 से ये प्रधानाचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्यरत रही हैं। इनका विवाह 12 दिसंबर 1964 को प्रसिद्ध रचनाकार रविंद्र कालिया से हुआ है। यानी पति पत्नी दोनों भी साहित्यकार हैं। इनकी 2 संतानें हुई, अनिरुद्ध और प्रबुद्ध। इनके लेखन का स्रोत जीवन की जटिलता, जंजाल या उसकी कठिनाई रही है। इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, साहित्यिक कई सारी कृतियों का निर्माण हुआ है। इनके साहित्य सृजन का मूल उद्देश्य स्त्री और पुरुष को समानांतर दिखाना वे चाहती है, और यही इनके इस लघु उपन्यास में दिखाई देता है। इनके मित्र परिवार ने इन्हें एक बार कहा कि ये स्त्री को तुम स्वतंत्र रूप से रखती हैं, स्त्री का वर्गगत संघर्ष प्रस्तुत करती हो, लेकिन स्त्री का व्यक्तिगत वैयक्तिक संघर्ष किसी प्रबुद्ध स्त्री को कैसे तोड़ता है, उसकी त्रासदी को तुम अभिव्यक्त करो अपनी रचना के माध्यम से। जब इस प्रकार से मित्र परिवार से इन्हें कहा गया, इन्होंने ऐसी रचना को लिखने के बारे में सोचना शुरू किया, और इसी सोच से यह लघु उपन्यास उभर कर आया है, एक पत्नी की नोट्स। यह जो एक पत्नी की नोट्स उपन्यास है, इसमें दाम्पत्य जीवन की त्रासदी है। ममता जी ने ये लघु उपन्यास दाम्पत्य जीवन में होने वाले वैचारिक मतभेद और एक स्त्री के अस्तित्व या अस्मिता को संघर्षरत इसमें बताया है। ममता जी ने इसमें एक बुद्धिमान स्त्री की त्रासदी को प्रस्तुत किया है कि जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, स्वतंत्र विचारधारा रखती है, और इसलिए वह अपने आप को किसी विशिष्ट साँचे में ढाल नहीं सकती है। वह पत्नी होते हुए भी एक स्त्री के रूप में बनी रहती है। यहाँ इस उपन्यास के नायक का नाम है संदीप, और यह संदीप एक ऐसा लड़का है जो कि साहित्य में रुचि रखता है। साहित्य में रुचि रखते हुए भी ये प्रशासकीय अधिकारी बन जाता है। प्रशासकीय अधिकारी बनने के पश्चात उसे अपने आप पर गर्व होता है। वह एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की जो साहित्य की छात्रा है, उससे कविता से प्रेम विवाह करता है।
संदीप को अपने पद और अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा अहंकार है, क्योंकि कम उम्र में वह ये अधिकारी का पद पा गया है। वह अपने उच्च पद और अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा गर्व करता है और उसके लिए किसी को अपने से ज़्यादा वो नहीं समझता है। अपने से अधिक उच्च पद पर वो किसी को नहीं स्वीकार कर सकता है। उसका ये अहंकार उसकी पत्नी को भी किस प्रकार से अंदर से तोड़ देता है, यह इस कहानी में, इस उपन्यास की कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो इस उपन्यास के प्रमुख मुद्दों पर हम विचार करें और उसके पश्चात उपन्यास के शिल्प शैलीगत अध्ययन की ओर हम जाएंगे। आधुनिक संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और भारतीय संस्कृति का धीरे धीरे कुछ हद तक होने वाला लोभ इस उपन्यास में प्रस्तुत हुआ है। दूसरा, पुरुष का स्त्री के प्रति या पुरुष का स्त्रियों पर प्रभाव डालने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का चित्रण भी ममता जी ने इस उपन्यास में किया गया है। अन्य व्यक्तियों के सामने कविता का अपमान करना, शारीरिक एवं मानसिक तकलीफ देना, कविता के महत्वपूर्ण पत्रों को छिपाना, इस प्रकार की संदीप की बेकाबू अस्मियता या वो बेकाबू ऐसा उसका बर्ताव, जिसकी शिकायत कविता किसी से कर नहीं पाती, क्योंकि संदीप के पास पद है, प्रतिष्ठा है, सुंदर व्यक्तिमत्व है, सुख समृद्धि है और इसी के कारण वह अकेली हो गई है। आत्मसंघर्ष उसमें अधिक मात्रा में है। संदीप कविता के प्रति बहुत अधिक पॉजिटिव है। वह किसी से ज़्यादा मिले जुले ना, वो किसी से अधिक बातचीत ना करें, या वह मुझसे ही जुड़ी रहे, मुझे ही ध्यान दे, इस प्रकार के भाव संदीप में अत्यधिक मात्रा में है। कविता के मन में संघर्ष है, क्योंकि संदीप के व्यक्तिमत्व में इस प्रकार अचानक उभरने वाला बदलाव उसे समझ नहीं आता। एक ओर बहुत अधिक प्रेम, दूसरी ओर अहंकार और तीसरी ओर अजीब सा व्यवहार करने की प्रवृत्ति, ये संदीप के व्यक्तिमत्व के जो गुणधर्म हैं, जिससे स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने वाली मध्यवर्गीय परिवार की कविता, जिसकी अपनी कोई विचारधारा है, अपने विचार है, बहुत परेशान हो जाती है और उसी की त्रासदी इस लघु उपन्यास में रखी गई है। अब हम इस उपन्यास की कथा वस्तु या इस उपन्यास के शिल्प शैलीगत अध्ययन की ओर आगे बढ़ेंगे और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। उपन्यास की कथा प्रारंभ से अंत तक अत्यंत रोचक है, जिसमें अंत में थोड़ी सी शिथिलता आ गई है। इस उपन्यास का प्रारंभ जब होता है, तब इस प्रारंभ में कविता अपने विश्वविद्यालय की ओर जाने के लिए उसी रास्ते से निकलती है, जिस रास्ते से संदीप अपनी गाड़ी में बैठकर अपने प्रशासकीय कार्यालय में जा रहा है। रोज इस लड़की को वो देखता है, कलकत्ता कॉटन की जो साड़ियाँ हैं ये पहनती है, उसके व्यक्तिमत्व से वो प्रभावित होता है। किसी दिन उसे पूछता है कि क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ। रिक्शा न मिलने के कारण वह उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। दोनों का परिचय होता है और ये परिचय लगातार बढ़ता रहता है और संदीप के बोलचाल में काव्यात्मकता, उसका प्रभावी व्यक्तिमत्व, उसका उच्च पद और उसकी सारी बातें कविता को प्रभावित कर जाती है और दोनों का प्रेम विवाह हो जाता है। मध्यवर्गीय लड़की है, इसलिए उसकी सहेलियां भी उसकी ईर्ष्या करने लगती हैं कि कितना सुंदर लड़का और कितना बड़े घर वाला, बड़े घर का उच्च पद का लड़का अपनी सहेली को मिला है, और इसीलिए कविता भी अपने आप पर गर्व करती है। माता पिता भी गर्व करते हैं कि हमारे जैसे मध्यवर्गीय परिवार की लड़की इतने ऊंचे पद, सुंदर व्यक्तिमत्व और अच्छे खाते पीते घर में जा रही है, तो उन्हें भी
बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन ये खुशी कविता के जीवन में आई तो है, यह खुशी वो प्राप्त कर तो रहे हैं, लेकिन संदीप के व्यवहार में, उसके बर्ताव में जो अचानक आने वाले परिवर्तन हैं, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, या अपने से अलग वो किसी को बहुत ज़्यादा उच्च पद पर देखना नहीं चाहता, या स्त्री का व्यक्तिमत्व ये घर परिवार में अलग हो ही नहीं सकता, इस प्रकार की जो विचारधारा उसकी है, वह कविता की अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने स्वतंत्र व्यक्तिमत्व से टकराती है। पति पत्नी में बनती तो है, लेकिन फिर भी विवाद है। ये विवाद वैचारिक धरातल पर है, और इसीलिए यह एक प्रबुद्ध स्त्री की मानसिक स्थिति, उसका मानसिक आंतरिक द्वंद्व जो किसी से कह नहीं सकती, ये इस लघु उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। इसकी कथा वस्तु जो विस्तार से आप पढ़ोगे, उसमें घटना और प्रसंगों को पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगी। चरित्र चित्रण में अगर हम विचार करें तो इसमें दो ही प्रमुख चरित्र है, संदीप और कविता, क्योंकि इसमें दाम्पत्य जीवन का चित्रण है, और अन्य पात्रों के माध्यम से इन दो पात्रों के गुण विशेषों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। कविता विभिन्न घटनाओं प्रसंगों से ये पता चलता है कि उसका व्यक्तिमत्व कैसा है। विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों के संदीप का व्यक्तिमत्व पता चलता है। संदीप एक प्रशासकीय अधिकारी है, इसलिए विभिन्न पार्टियों में उसे जाना पड़ता है। वह अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को वह केवल एक स्त्री होने के नाते उसको किसी भी प्रकार की विशिष्ट स्वतंत्र विचारधारा रखने नहीं देता, या उसके विचारों को महत्व नहीं देता। जिस प्रकार अफसरों की पत्नियों को बर्ताव करना चाहिए, वही अपेक्षा वह अपनी पत्नी कविता से करता है। वह चाहता है कि वह सबसे ज़्यादा प्रेम उसी से करे और किसी की ओर ध्यान न दे, और कई बार तो बच्चों सा व्यवहार उसका दिखाई देता है। संपूर्ण उपन्यास में इसी प्रकार की जो अचानक परिवर्तित होने वाली सनक या संदीप के मन की विकृति जो 25 ने इसके माध्यम से प्रस्तुत हुई है, वह विवाद का कारण बनती है। एक ओर उसे संदीप के प्रभावी व्यक्तिमत्व पर गर्व है, तो दूसरी ओर वह उसके व्यक्तिमत्व की ये सारी विकृतियों को सहन नहीं कर पाती। संदीप के द्वारा दी गई शारीरिक और मानसिक तकलीफ को असहनीय होने पर अंत में वह घर छोड़कर रेलवे स्टेशन चली जाती हैं, ऐसा इस उपन्यास के अंत में बताया है। किंतु वहाँ भी वह पहुँच जाता है और नाटकीय ढंग से उसे वापस लाने का प्रयास करता है। वह उसे बहुत अधिक चाहता है, यह कविता भी जानती है और मानती है और वापस लौट आती है। दोनों ये सोचते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं और रह भी नहीं पाएंगे। ये इस उपन्यास के अंत में कहा गया है और इसी से इस उपन्यास का अंत हुआ है। किंतु जब चरित्र चित्रण की बात लें तो कविता का जो व्यक्तिमत्व है वह व्यक्तिमत्व स्वतंत्र व्यक्तिमत्व है। साहित्य की छात्रा होने के बाद भी शेर व शायरी, काव्यात्मकता या जो नाटकीयता वो उसमें नहीं है। सच्चा, सरल या निष्पाप भोलापन उसमें है। आर्य समाजी विचारधारा का प्रभाव उनके परिवार में होने से विभिन्न रूढ़ी परंपराओं का अस्वीकार उसमें दिखाई देता है, जो कि पारंपरिक महिलाएं उसे निभाती हैं। दूसरी ओर वह संदीप से प्रभावित है, उससे प्रेम करती है, लेकिन उसे लगता है कि मेरा अपना भी स्वतंत्र व्यक्तिमत्व है और यह संदीप को समझना चाहिए। संदीप एक पढ़ा लिखा नौजवान है, साहित्य अभिरुचि है, काफ़ी सारे गुणधर्म उसमें हैं। प्रशासकीय सेवा में ये परीक्षा उत्तीर्ण होकर एक अच्छे पद को पा गया है। कम उम्र में सफलता इसे मिली है।
किंतु इसी के परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता है, उसमें अहंकार आ गया है। स्त्रियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, अन्य पुरुषों को भी वो अपने से तुच्छ ही मानता है, अपने से कम ही मानता है, अपने बराबर किसी को नहीं मानता है। जब चाहे वो किसी को बढ़ावा देता है, उसे जब प्रसिद्धि मिल जाए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए, जब चाहे उसके बारे में भला बुरा कहने लगता है या सबके सामने उसका अपमान करता है। साहित्यकारों से उसका मेल जोल है, किंतु वे जब पत्नी की प्रशंसा करे तो पत्नी की प्रशंसा उसे बिल्कुल असहनीय हो जाती है। उसका अन्य लोगों से मेल जोल उसे पसंद नहीं है। बहुत अधिक पजेसिवनेस उसमें है, उसके खाने पीने की जो आदतें हैं बहुत भिन्न हैं, उसके विचारधारा बहुत भिन्न है, और थोड़ा सा महिलाओं की ओर उसका रुझान अधिक है। महिलाओं पर प्रभाव डालने की प्रवृत्ति उसकी अधिक है, जो इस उपन्यास से प्रस्तुत होती है। फिर भी वह अपनी पत्नी से एकनिष्ठ है, अन्य महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी कविता से एकनिष्ठ है, उसके प्रति पॉजिटिव है, बहुत अधिक प्रेम करता है, उसके बिना वह रह नहीं पाता। ये उसके चरित्र के कुछ गुण विशेष यहाँ दिखाई देते हैं। कथोपकथन या संवाद की बात करें तो इसमें वर्णनात्मकता अधिक है, संवाद संक्षिप्त है, सरस है, रोचक है, जिसमें कुतूहल या रोचकता बढ़ाने की क्षमता है, और कथा में गतिशीलता लाने के लिए ऐसे संवादों की आवश्यकता है। तो ये गतिशीलता इन्हीं संवादों के कारण कथानक में आई है। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो भाषा पात्रानुकूल है, मुहावरे कहावतों का इसमें उपयोग किया गया है, इसमें सूक्तियों का उपकार किया गया है, अलंकारों का भाषा में प्रयोग हुआ है। यहाँ शेर व शायरी और काव्यात्मक भाषा भी अधिक है, क्योंकि संदीप का व्यक्तिमत्व उस प्रकार का है, इसलिए उस व्यक्तिमत्व के अनुसार भाषा का उपयोग इसमें दिखाई देता है। शैली की बात करें तो प्रारंभ इसका होता है कविता के परिचय से, और अंत होता है कविता के बिछड़ने से, फिर भी कविता को वापस लाने के प्रयास से। संपूर्ण उपन्यास में कविता और संदीप बने रहते हैं। इन दो चरित्रों का ही जीवन इसमें प्रस्तुत हुआ है। देशकाल वातावरण की अगर हम बात करें तो उपन्यास में बहुत सारी पार्टियां हैं जो पाश्चात्य प्रभाव को प्रस्तुत करती हैं, उच्च वर्ग को दर्शाती हैं। घरेलू वातावरण का भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में वर्णन है, जो कि पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के संबंधों को प्रस्तुत करती है। गोमती के किनारे का वर्णन, विश्वविद्यालय का वर्णन इसमें आया है, जो प्रसंग के अनुकूल या प्रसंग की आवश्यकता के अनुसार इसमें आया है। उपन्यासकार का इस उपन्यास के संदर्भ में जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और पुरुषों का महिलाओं पर प्रभाव डालने की जो स्थिति होती है या जो मानसिकता होती है, जो सभी पुरुषों में कुछ कम अधिक मात्रा में दिखाई देती है, उसे प्रस्तुत करना ममता कालिया जी का उद्देश्य रहा है। और इसके माध्यम से दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद, स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारना, और इसी कारण स्त्री के मन में उठने वाले आंतरिक द्वंद्व, व्यक्तिगत संघर्ष, और इस व्यक्तिगत संघर्ष की त्रासदी को इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास के कुछ संवादों को हम लें तो हमें समझ आता है कि उपन्यास में किस प्रकार का वर्णन है या दाम्पत्य संबंध किस प्रकार से प्रस्तुत हुए हैं। अगर एक औरत से वह अपने आप को विशिष्ट समझती थी तो वह एक सच्चाई थी, और इससे किसी को ऐतराज नहीं भी था। लेकिन संदीप को बखिया उघाड़ने में प्रसन्नता होती थी, यानी दूसरों के सामने अपनी पत्नी को
अपमानित करना, उसका मजाक उड़ाना, और वह मजाक भी बहुत अजीब तरीके से उड़ाना, ये संदीप के व्यक्तिमत्व में दिखाई देता है जो इस संवाद में प्रस्तुत है। दरअसल तुम मुझसे ऊब चुकी हो, अगले जन्म में परिवर्तन चाहती हो, तुम संवेदना शून्य औरत हो। यह किसी विशिष्ट रूढ़ी परंपरा या तीज को न मानने के कारण कही गई बात है। यहाँ एक और पारंपरिक विचारधारा से महिलाओं को जुड़ा होना, पारंपरिक पद्धति से उन्हें रहना, अपने विचार या अपनी सोच को न मानना, ये भी अपेक्षित किया गया है संदीप की ओर से। इसीलिए ये कहा गया कि तुम संवेदना शून्य महिला हो या औरत हो, और आरोप किया गया है कि तुम उब गई हो और इसी जन्म में तुम परिवर्तन चाहती हो। अगले जन्म की तो कोई बात ही नहीं है। कविता ने उसे हटाते हुए कहा, पुरुष वैसे भी तुम कम पसंद आते हैं, पुरुष वैसे भी तुम्हें कम पसंद आते हैं। औरतों को प्रभावित करना ज़्यादा आसान और फायदेमंद होता है, खासकर तब अपनी पत्नी की कीमत पर प्रभाव डालना हो। ये कविता के संवाद है, यह वाक्य हैं जिसमें उसकी नाराजगी दिखाई देती है, और इन छोटी छोटी हरकतों से, छोटी छोटी बातों से और इससे विचारधारा का जो अंतर है वो देखा जाता है, और टकराहट का कारण भी स्पष्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो एक पत्नी के नोट्स, यह लघु उपन्यास है जिसमें दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद और स्वतंत्र व्यक्तिमत्व रखने वाली आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित प्रबुद्ध स्त्री के आंतरिक द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है, जो किसी से अपनी व्यथा कह भी नहीं सकती और सह भी नहीं सकती, ऐसी स्थिति में वे है, और इसीलिए ये उसकी त्रासदी है, ये हम कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की एक समस्या के रूप में भी यह उपन्यास है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक पत्नी के नोट्स, ये शीर्षक इसे दिया गया है क्योंकि ये कविता साहित्य की छात्रा रही है जब संदीप से उसका परिचय हुआ था। तो उस पत्नी के जीवन में जो कुछ भी है, और वह एक प्राध्यापिका भी बाद में हो जाती है, इसलिए एक पत्नी के नोट्स, ये शीर्षक सार्थक लगता है, सही लगता है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई या उसके स्वतंत्र व्यक्तिमत्व को भी प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है।